मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में जो चोरी का आरोप लगा और जिस तरीके से विपक्ष ने इसे एक मुद्दे के रूप में सामने रखा, उसे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकार किसी कड़ी कार्रवाई से बचेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र
और प्रदेश की सरकार, साथ ही साथ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, यानी जो पूरा एक परिवार है, संघ परिवार जिसको कहते हैं, उसने ये तय कर लिया था कि कठोर कार्रवाई होगी जिसकी नज़ीर लोगों के सामने आए। चंपत राय एक ऐसा नाम जो राम मंदिर आंदोलन से शुरू से जुड़ा हुआ था और संघ परिवार, भाजपा सहित विश्व हिंदू परिषद के लोग भी इस बात को किसी भी तरीके से हजम करने की स्थिति में नहीं थे कि चंपत राय दोषी हैं, लेकिन चूंकि एक दबाव था और ये साबित करना था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसलिए चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ क्लिक और मैं हूं शैलेंद्र सिंह। बात कर रहे थे राम मंदिर की चढ़ावा चोरी को लेकर। चढ़ावा चोरी का मुद्दा पिछले कई दिनों से सुर्खियों में था। विपक्ष लगातार ये दबाव बना रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार इस मसले पर एक कड़ी कार्रवाई करे। असल में इसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने रखना चाहती थी और देखना चाहती थी कि ये किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। राम मंदिर जो ट्रस्ट बना वो केंद्र सरकार की अगुवाई में बना था। केंद्र सरकार के द्वारा ही कुछ लोग नियुक्त किए गए जिन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को बनाया और उनमें एक बड़ा नाम नृपेंद्र मिश्र का भी था। चंपत राय पे जो कार्रवाई हुई ये उसी दिन साफ हो गई थी जब नृपेंद्र मिश्र ने कहा था कि असल में चोरी नहीं, डाका हुआ है, और इसी से ये समझ में आ गया था कि इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके की कोताही बरतने की स्थिति में नहीं है और न वो बरतेगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी नहीं चाहते थे कि जनता में एक ये मैसेज जाए कि विपक्ष के दबाव में ही ये सारा काम हुआ है। समाजवादी पार्टी लगातार इसको एक मुद्दा बनाए हुई थी। खासतौर से समाजवादी पार्टी के जो नेता पवन पांडे हैं अयोध्या में, वो उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। हालांकि ये बात साफ थी कि अगर चंपत राय अपना सर भी काट के रख दे फिर भी विपक्ष ये आरोप लगाता रहेगा कि सर थोड़ा ऊपर से कटा है, इसे थोड़ा और नीचे से कटना चाहिए था। लेकिन अगर भाजपा, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद की नज़र से देखें तो ये बहुत कठिन कार्रवाई है और इसे करना एक सहज नहीं था। चंपत राय जैसे व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके का कदम उठाना बहुत ही मुश्किल काम था। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया और उनको 15 दिन का समय दिया गया कि आप पहले दोषियों को चिन्हित करिए, जिस तरीके से ये चंदे की चोरी हुई है उस दिशा में काम करिए और फिर जो लोग इसमें शामिल रहें उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो एसआईटी ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी उसके बाद 2 दिन तक इस पर मंथन हुआ, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, और अंत में ये तय हुआ कि जो लोग चोरी में सीधे तौर पे शामिल हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो। तो उन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और दूसरी तरफ नैतिकता के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्र, जिनको इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा था, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। ये दोनों ही त्यागपत्र एक तरीके से बहुत कठिन कार्य था, खासतौर से चंपत राय को लेके। बहरहाल चंपत राय को लेके जिस तरीके से मीम बने, जिस तरीके से खबरें चली, जिस तरीके से चंपत राय के नाम को लेके तमाम तरीके के मुहावरे बनाए गए, उनको इस इस्तीफे से बहुत संतुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि ये इस्तीफा देना कोई बड़ा दंड नहीं है। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे क्या कहते हैं। सादर प्रणाम। बहुत ही दुखद है, विगत कई दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर सुर्खियों में है। चैनल, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई डकैती और लूट की चर्चा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट बना और वो ट्रस्ट 140 करोड़ भारतीयों को सौंपा गया, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों ने को जिस ट्रस्ट को सौंपा था उस ट्रस्ट ने 140 करोड़ भारतीयों के ट्रस्ट को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं की। लगातार हम सारे लोग आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस राम मंदिर में पड़ी हुई डकैती के खिलाफ आवाज उठाई।
कल सूचना मिली कि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। हमारी समझ में नहीं आता, जांच की सिफारिश किसने किया? ट्रस्ट ने। जांच करने वाले कौन? सरकार में बैठे हुए लोग। ट्रस्ट की रिपोर्ट किसको एसआईटी की रिपोर्ट किसको सौंपी गई? ट्रस्टी को। कल एफआईआर किसने कराया? ट्रस्ट ने। जब ये सारे काम ट्रस्ट ही कर रहा है तो न्याय की उम्मीद किस बात की है? जिन पर आरोप लगा है डकैती का, जिन पर यह आरोप लगा है कि जिनके संरक्षण में डकैती हुई है, जिनके संरक्षण में चढ़ावा लूटा गया है, जिनके संरक्षण में गहने आभूषण गायब हुए हैं, उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। छोटी मछलियों को फंसा दिया गया, छोटे कर्मचारियों को फंसा दिया गया। वैसे वो भी गुनाहगार हैं, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, लेकिन जिनके संरक्षण में हुई। महिपाल सिंह ने किसका नाम लिया था? महिपाल सिंह संघ से जुड़े हुए थे, पुराने आदमी हैं, उन्होंने किसका नाम लिया? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, कहीं कुछ नहीं। इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने किसका नाम लिया? 40% कमीशन कौन लेता था? कहीं कोई कार्रवाई नहीं। क्या आप छोटी मछलियों को फंसाकर जेल भेजकर स्त्री करना चाहते हैं इस लूट कांड का, डकैती कांड का? आज 140 करोड़ भारतीय घर घर में इस डकैती और लूट की चर्चा हो रही है। सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, संरक्षण आपका। अगर आप इसको दबा भी देंगे तो आप जान लीजिएगा ये डकैती, ये लूट जन जन की आवाज बन चुकी है। और अगर ये कांड खुला है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इस डकैती को खुद खोला है। अगर सरकार न्याय नहीं करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, बोल के गए थे दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ यह दिख रहा है कि छोटी मछलियों की कुर्बानी देकर बड़े मगरमच्छों को बचाने की पूरी तैयारी है। हम तो मांग करेंगे, हमने पहले दिन भी कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि यह ट्रस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, अपनी कड़ी निगरानी में इसकी जांच कराए और जब तक जांच पूरी ना हो जाए इन डकैत ट्रस्टियों के राम मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा देनी चाहिए। जब तक सारे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न दे दिए जाएं तब तक ये ट्रस्टी न मंदिर में जाएं और इनके प्रवेश पर रोक होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कल 8 लोगों के एफआईआर हुई है, बड़े लोगों को छोड़ा गया है, ये बहुत दुखद है। मैं तो आज यही मांग करूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ विदेशों में, पूरी दुनिया में रहने वाले जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, उन सब की आस्था का सवाल है, विश्वास का सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता का सवाल है, क्योंकि उनके विश्वास पर ट्रस्ट बना था। इसलिए आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, आस्था मरने न पाए, आस्था का विश्वास टूटने न पाए, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। जिस समय चंदा चोरी का मसला सामने आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि एसआईटी का गठन हो गया है, आप धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये घोषणा ठीक उसी तरीके की थी जैसे उन्होंने विधानसभा में की थी कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। चंपत राय को लेके एक बड़ा असमंजस की स्थिति थी, लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों का एक मत था कि इस मसले पे मिसाल कायम की जाए और किसी को भी ये अवसर न दिया जाए कि वो ये कह सके कि मसले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। हालांकि कितनी भी बड़ी कार्रवाई हो, जो आलोचक हैं वो ये कहेंगे ही कि इस मसले में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है और छोटी मछलियों पर कार्रवाई हुई है। राम मंदिर आंदोलन शुरू से ही राजनीति का एक केंद्र बिंदु रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्षी दलों के लिए भी। चाहे राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया हो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, या फिर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ हो, राम मंदिर का लोकार्पण हुआ हो, कोई भी मौका ऐसा नहीं आया जब उसको लेके राजनीति न की गई हो। ऐसे में ये साफ था कि जो चंदा चोरी हुई है इसको लेके भी राजनीति होगी और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही सामने लाया गया है। बहरहाल जैसे जैसे एसआईटी की टीम आगे काम कर रही है, जांच कर रही है, इस मसले पे और खुलासे होंगे, क्योंकि इसके जो पीछे की पूरी कहानी है वो एक बहुत ही साजिश और षड्यंत्रपूर्ण है। अब देखना ये है कि एसआईटी इस कहानी की जड़ में कहाँ तक जाती है और क्या और वो निकाल के लाती है। लेकिन राम मंदिर लोकार्पण के इतने दिन बाद भी जो विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे थे वो राम मंदिर
दर्शन के लिए नहीं गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो दर्शन करने जाएंगे तो जो उनका राजनीतिक अस्त्र है वो खत्म हो जाएगा। विपक्षी दलों को यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि राम मंदिर के पक्ष में आप बोलेंगे या विपक्ष में, जनता को पता है कि वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं, जो किसी न किसी तरीके से राम मंदिर के ऊपर एक लांछन लगाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचंद्र में इतनी अगर शक्ति होती तो क्या वो चोरी नहीं रोक पाते। ये उसी तरीके की बातें हैं जैसी जो धर्म विरोधी लोग हैं करते रहते हैं, लेकिन जनता इन बातों को समझती है। उसे ये भी पता है कि किस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र शुरू से राम मंदिर को लेकर होते रहे हैं। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।